प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपका पाठ्यक्रम क्या है उससे संबंधित एक इमेज भेजा था। सोचता हूं कि आपने देखा है उसे और नोट किया है कि इस बार चौथे सेमेस्टर में आपका पाठ्यक्रम क्या है, कौन सी पुस्तक की गई है, ये जान चुके होंगे। और पाठ्यक्रम इस प्रकार है, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा था इसे, चौथे सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। और आप जानते हैं पिछले सेमेस्टर में जिस तरह 4 यूनिट्स में आपका पाठ्यक्रम विभाजित है, सिलेबस विभाजित है, तो इस सेमेस्टर में भी 4 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में एक नाटक रखा गया है जिसका नाम है बिन दीवारों के घर। श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया नाटक है बिन दीवारों के घर। और फिर दूसरे यूनिट में एक लघु कथा संग्रह है, लघु कथाएं इसका शीर्षक है, लघु कथा संग्रह। छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां हैं, लघु कथाएं और उनका संग्रह। इसमें 5 लेखक हैं, 5 लेखक हैं। असगर वजाहत, अमरीक सिंहदीप, बलराम, सुकेश सानी, गिरीश पंकज। और ये पुस्तक इसमें जो लेखक हैं बलराम और उनके द्वारा संपादित है। और इनके लगभग 2 या 3 छोटी छोटी कहानियां, ये छोटी कहानियां लगभग एक पैराग्राफ अथवा 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत छोटी कहानियां। और इसका स्कैन्ड कॉपी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, आप उसे देख लीजिए। छोटी छोटी कहानियां है, तो लगभग एक लेखक के 2 या 3 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। 5 लेखक यहाँ रखे गए हैं। लघु कथाएं, पहला यूनिट जो है उसमें बिन दीवारों के घर मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। दूसरा यूनिट है लघु कथाएं, इसमें 5 लेखक हैं, उनके तो लगभग 2 या 3 छोटी कहानियां, छोटी कथाएं हैं, लघु कथाएं हैं। फिर तीसरे यूनिट में प्रयोजन मूलक हिंदी है, फंक्शनल हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। और ये क्या है, तो इसके संबंध में आप अध्ययन करेंगे परिभाषा और स्वरूप। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, अर्थ का स्वरूप क्या है, इस संबंध में आप जानेंगे। और फिर राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा के संबंध में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। राजभाषा क्या है, राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। संपर्क भाषा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। फिर राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। तो इस संबंध में आप पढ़ेंगे। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप क्या हैं, इस संबंध में आप अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे यूनिट में प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा और उसका स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इनका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा पर विचार करेंगे। फिर चौथा यूनिट है व्यावहारिक व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, प्रैक्टिकल ग्रामर। और इसमें शब्द शुद्धि, यह तो पहले सेमेस्टर में आपको यह करना चाहिए था। शब्द शुद्धि, शब्द को शुद्ध रूप में लिखना। परीक्षा में लगभग 3 शब्द दिए जाएंगे, गलत शब्द, और उनको ठीक करके लिखना। और फिर विराम चिन्ह, भाषा के अध्ययन में तो ये पहली सीढ़ी है, लेकिन आखिरी सीढ़ी में तो यह आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह वाक्य जब बनाया जाता है और वाक्य में कहाँ फुल स्टॉप लगाए जाए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह, तो ये सभी तो अलग अलग विराम चिन्ह है। बोलते वक्त हम जिस ढंग से बोलते हैं तो उसके लहजे से हमें पता चलता है कि यह प्रश्न है, अथवा वाक्य का समापन है, अथवा वाक्य अधूरा है। तो इन सब का बोध हो जाता है, लेकिन लिखते वक्त इन सबको संकेतित करने के लिए वहाँ विराम चिन्ह, चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। शब्द शुद्धि और उसके बाद विराम चिन्ह। फिर अपठित पद्यांश है इस बार के पाठ्यक्रम में। तो पिछली बार अपठित गद्यांश था, इस बार अपठित पद्यांश रखा गया है।
परीक्षा में एक छोटी सी कविता दी जाएगी और उससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो गद्य भाग तो पैसेज जो दिया जाएगा तो उससे संबंधित लगभग 5 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है गद्य भाग को पढ़कर, उसे समझकर। इसे अपठित पद्यांश कहते हैं, लेकिन यहाँ कविता दी जाएगी, एक छोटी सी कविता, तो पद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। अपठित कहने का तात्पर्य है पाठ्यक्रम के रूप में जिसका अध्ययन आपने नहीं किया तो वह अपठित है। तो कहीं से भी किसी पुस्तक से आपने जिसका अध्ययन नहीं किया इससे पहले, तो उसका भी चयन किया जा सकता है। और उसके बाद पद परिचय है। पिछले सेमेस्टर्स में आपने जो व्याकरण का अध्ययन किया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, जो 8 प्रकार के शब्द जिनको 2 वर्गों में रखा गया है, विकारी और अविकारी। तो ये शब्द भेद है और इनका उपयोग वाक्य में होता है। वाक्य में शब्द का एक पद रूप बनता है, एक जगह होती है और प्रत्येक शब्द इन्हीं 8 वर्गों में आ जाते हैं और इनका व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय। अंग्रेजी में से पार्सिंग कहते हैं। पद परिचय तो पार्सिंग शब्द का तो पद का परिचय देना है। जिस वाक्य में पद की जो जगह होती है तो उसको देखते हुए व्याकरण से संबंधित उसकी पूर्ण जानकारी देना पद परिचय। और इसके लिए 5 अंक रहते हैं परीक्षा में। पद परिचय के लिए 4 अंक रखे गए, यहाँ 4 अंक रखे गए हैं आपके लिए। और फिर अनुवाद के पाठ्यक्रम में अनुवाद भी रखा गया है। यहाँ अनुवाद कन्नड़ अथवा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और फिर हिंदी से कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद दोनों है। और इसलिए 5 और 5 10 अंक होते हैं अनुवाद में। यहाँ 2 पैराग्राफ, 2 गद्य भाग दिए जाते हैं अथवा छोटे से पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनका हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी से कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करना। हिंदी से कन्नड़ में, कन्नड़ से हिंदी में, अथवा अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। ये 2 प्रश्न होते हैं। हिंदी टू कन्नड़ा अथवा अंग्रेजी, कन्नड़ा अथवा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो इस तरह कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र होता है और उसमें 4 यूनिट्स में आपको पाठ्यक्रम विभाजित है। पहले यूनिट में बिन दीवारों के घर मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया नाटक है। दूसरे यूनिट में लघु कथाएं, कथा संग्रह है और इसमें 5 लेखक हैं, असगर वजाहत, अमरीक सिमदीप, बलराम, सुकेश सानी, गिरीश पंकज। ये 5 लेखक हैं और इनके छोटी छोटी कहानियां, लगभग 2 या 3 छोटी छोटी कहानियां, प्रत्येक लेखक के 2 या 3 छोटी छोटी कहानियां हैं। और फिर तीसरे यूनिट में प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी अर्थात हिंदी का जहां सामान्य रूप से प्रयोग अथवा उपयोग होता है, अर्थात साहित्य को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हिंदी का जो प्रयोग चलता है उसका अध्ययन प्रयोजन मूलक हिंदी है। ये अपने आप में एक अलग कोर्स भी है, पाठ्यक्रम भी है, लेकिन आपके लिए यहाँ एक यूनिट में रखा गया है। परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप क्या हैं, अर्थात यहाँ टीवी में हिंदी का उपयोग होता है, अखबार में हिंदी का उपयोग होता है, रक्षा मंत्रालय में हिंदी का उपयोग होता है, आर्मी में अथवा नेवी में, अलग अलग जगहों पर तंत्रज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ हिंदी का उपयोग होता है वहाँ भाषा का स्वरूप अलग होता है। भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, जहाँ एक अलग तरह की स्टैंडर्ड भाषा का उपयोग किया जाता है। इन शब्दों का परिचय सामान्य लोगों को मालूम रहता नहीं होता। बैंकों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वहाँ चेक, डिविडेंड अथवा अलग अलग तरह के जो शब्द हैं तो उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, ये बैंकों में काम करने वाले लोगों को पता रहना चाहिए। उसी तरह बैंक में हिंदी अलग है, आर्मी में हिंदी अलग है, तंत्रज्ञान अथवा विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी अलग है, कंप्यूटर विभाग में अथवा कंप्यूटर साइंस में हिंदी अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों में
साहित्य को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हिंदी का जो उपयोग होता है और उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और फिर प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा का अध्ययन करेंगे। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में 2 भाषाओं को स्वीकार किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी। दोनों हमारी राजभाषाएं हैं। राजभाषा अलग है, राष्ट्रभाषा अलग है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संविधान ने हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में चुना है, अंग्रेजी को द्वितीय अथवा दूसरी राजभाषा के रूप में चुना है। संपर्क भाषा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, 2 व्यक्तियों के बीच में तो सामान्य रूप से संपर्क के लिए जिस भाषा का उपयोग होता है, संपर्क भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, तो पूरे राष्ट्र में लोग बड़े चाव से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अथवा अपनी उपयोगिता की दृष्टि से जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा शब्द पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है आज। तो इस पर लोग आपत्ति जताते हैं कि सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। हिंदी ही राष्ट्रभाषा नहीं है, कन्नड़ भी राष्ट्रभाषा है, तमिल भी राष्ट्रभाषा है, तुलु भी राष्ट्रभाषा है। लेकिन यहाँ राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी ने किया था। तो हिंदी के प्रति तो उनका ये लगाव था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पूरे राष्ट्र में लोग इसका उपयोग करें और हम एकता के सूत्र में बंधे रहे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का नाम दिया, लेकिन संविधान में इस नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में तो ये राजभाषा के रूप में ही प्रतिष्ठित है। और इसलिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। संपर्क भाषा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, ये तीनों शब्द जिनके प्रति विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। राजभाषा के क्षेत्र में हिंदी का जो स्वरूप है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप अलग होता है और सामान्य जनता जिस हिंदी का उपयोग करती है तो वो भी अलग रहती है। साहित्य में हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी होती है, मानक हिंदी होती है, अथवा साहित्यिक हिंदी एकदम अलग रहती है। हम और आप जो कक्षा में पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो ये साहित्यिक भाषा है, स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी, और ये एकदम अलग होती है। सामान्य जनता की हिंदी अलग रहती है। रिक्शे वाले से आप बातचीत कीजिए अथवा सब्जी वाले से आप बात कीजिए और वहाँ हिंदी का स्वरूप हिंदी है, लेकिन वो व्याकरण सिद्ध अथवा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा नहीं होती, अथवा वहाँ उस तरह शुद्धता की अनिवार्यता भी नहीं होती, जहाँ काम चलाऊ हिंदी होती है। और उसी को यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी का भी एक स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है। बैंकों में अथवा अन्य तंत्रज्ञान अथवा विज्ञान के क्षेत्र में जहाँ उसका उपयोग होता है, तो वहाँ वो भी तो स्टैंडर्ड हिंदी ही होती है, लेकिन उसका स्वरूप अलग रहता है। और इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी अपने आप में एक कोर्स के रूप में, एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत हो चुका है, उससे संबंधित अलग कोर्स ही है। चौथे यूनिट में व्यावहारिक व्याकरण पढ़ेंगे आप। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्दों का शुद्धिकरण। उदाहरण के लिए मैंने इससे पहले ही प्रथम सेमेस्टर में शायद बताया था कि जबकि हम लिखते हैं उस वक्त गड़बड़ी होती है। क और ल 2 वर्ण है, क में अ स्वर है, ल में अ स्वर है, और जब हम लिखते हैं तो गड़बड़ी हो जाए, क लिखते वक्त अ स्वर की मात्रा लगाने के बदले आ दीर्घ स्वर की मात्रा लगाए तो वहाँ का बनता है। उसी तरह ल में अ ह्रस्व स्वर की लकीर लगाने के बदले वहाँ एक और लकीर लगा दी जाए अथवा मात्रा लगा दी जाए, वहाँ का दीर्घ कर दे, तो वहाँ शब्द अलग होता है। कल शब्द को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिखते वक्त गड़बड़ी करे, काला, काल, कल। उसी तरह कला, ये अलग अलग शब्द बनते हैं। मात्रा की भिन्नता से शब्द का रूप अलग हो जाता है। उसी तरह व्यंजन की त्रुटियां होती हैं, व्यंजन की गलतियां होती हैं। क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण का परिचय अगर ना हो तो वहां लिखते वक्त फिर से गड़बड़ी हो जाती है। क की जगह ख लिखे तो वहां खल बनता है। खल शब्द का अर्थ है खल, नायक। खल जो एंटी हीरो होता है अथवा विलन होता है, तो विलन को खल कहते हैं, खल दुष्ट।
तो इस तरह कल शब्द को लिखते वक्त अगर हम गड़बड़ी करें तो वहाँ स्वर की त्रुटि हो जाए अथवा व्यंजन के प्रयोग में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, त्रुटि का मतलब है गलती, गलती हो जाए तो वहाँ शब्द ही अलग बन जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो शब्द शुद्धिकरण तो पहले सेमेस्टर में तो ये पढ़ना चाहिए, तो पहले से ही हमारी भाषा शुद्ध हो, ये आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए तो इसका तो एक प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है और 3 अंक का प्रश्न है। ये देख लीजिए, डिवीजन ऑफ मार्क्स। प्रश्न पत्र का स्वरूप अथवा प्रश्न में कितने अंकों के प्रश्न होते हैं इस संबंध में यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला मुख्य प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पहला यूनिट में से मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया नाटक बिन दीवारों के घर, इसके अंतर्गत अनोटेशन एक शब्द के एक अंक के प्रश्न होते हैं, एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए 5। और फिर अनोटेशंस, पहला यूनिट में से 5 विषय दिए जाएंगे अथवा अवतरण होंगे, उनमें से इन्हीं 3 अवतरणों की व्याख्या आपको करनी है। अनोटेशंस 3 है, 5 अंकों के 3 अनोटेशन, 15 अंक। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन पहले यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से, यहाँ 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, 10 अंक का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, 10 मार्किನ ಒಂದು ऐसे टाइप क्वेश्चन इರ್ತದೆ। तीसरा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ वेटेज क्या है, बल किस पर दिया गया है। पहले यूनिट में कुल मिलाकर 30 अंक के लिए, 1 अंक के 5 अंक, और फिर अनोटेशंस 15 अंकों के लिए, ऐसे क्वेश्चन 10 अंक का एक, और कुल मिलाकर 30 अंक हो गए। 30 मार्क, 5, 15, 20, 10, 30 मार्क ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। बिन दीवारों के घर नाटक में 30 अंक के प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से भी हमें देखना ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 80 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। ಅದರ ನಂತರ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, चौथा प्रश्न शॉर्ट नोट, तो ये सेकंड यूनिट से है, दूसरे यूनिट से है। यहाँ 5 विषय दिए जाएंगे और उन पर उनमें से 4 पर टिप्पणी लिखनी है। शॉर्ट नोट का मतलब है टिप्पणी, 5 अंक की टिप्पणी, 5 अंक की टिप्पणी 4 है, कुल मिलाकर 20 अंक, ಹಾಗಾಗಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ। ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಘು ಕಥೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಈ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಲ್ಲ। 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಟ್ಟು 4 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ। 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಟ್ಟು 4 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ 5ರಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ, 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್। ಹಾಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ, ಲಘು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು। यहाँ पर टेक्स्ट पूरा हो गया। ಮೊದಲ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್, ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್, 50 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು। ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು प्रयोजन मूलक हिंदी ಮತ್ತು व्यावहारिक व्याकरण, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट। और इनमें से इन दोनों को मिलाकर यहाँ तीसरे यूनिट में से हम देख सकते हैं कि थियोरेटिकल ग्रामर, वहाँ यूनिट 3 बताया गया है, उसमें 4 प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। थियोरेटिकल सैद्धांतिक अर्थात यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे। 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ, ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪಗಳೇನು, ರಾಜಭಾಷಾ, ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ। 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು, 10 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 10 अंकಗಳಿಗಾದ 5 अंक के 2 प्रश्न, कुल मिलाकर 10 अंक हैं तीसरे यूनिट में प्रयोजन मूलक हिंदी में। फिर चौथे यूनिट में, 4th यूनिट में प्रैक्टिकल ग्रामर बताया गया है, व्यावहारिक व्याकरण, और इसमें शब्द शुद्धि है, विराम चिन्ह है, अपठित पद्यांश है, पद परिचय है, अनुवाद है, ये सभी तो छठा मुख्य प्रश्न। 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 4ನೇ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಅಪಠಿತ ಪದ್ಯಾಂಶ, 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು, 5 ಅಲ್ಲ, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್। ಹಾಗಾಗಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು। ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂತಹ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು अनसीन पैसेज अथवा पोएट्री, अपठित पद्य, अपठित पद्यांश। 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से इन 4 प्रश्नों का एक वाक्य में अथवा 2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। और फिर करेक्शन ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर शब्द शुद्धि, स्पेलिंग अंग्रेजी का ये शब्द हिंदी में ठीक ही दिया नहीं जा सकता, अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग, तो फिर भी तो यहाँ अंग्रेजी में दिया गया है, तो हमें इसे ठीक तरह से यही समझना चाहिए कि शब्द शुद्धि सही शब्द है, शब्दों का शुद्धिकरण। और इससे संबंधित यहाँ 2 अंक रखे गए हैं, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕಿನ ಒಟ್ಟು 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್, ಒಟ್ಟು 4 ಶಬ್ದಗಳು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ। आधे अंक के 4 शब्द दिए जाएंगे, गलत शब्द होंगे तो उनको ठीक करके लिखना है, और तब तो ये सही होगा। तो 2 अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। और फिर पद परिचय 4 अंकों के लिए, तो वाक्य में लगभग 2 या 3 पद अथवा शब्द हो तो उनमें से प्रत्येक पद का परिचय देना है तो पूरा, और पद परिचय के लिए 4 अंक रखे गए हैं। 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು 2 ಅಥವಾ 3 ಶಬ್ದಗಳಿರುವ, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 4 ಶಬ್ದಗಳಿರುವಂತಹ 4 ಶಬ್ದಗಳಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪದ ಪರಿಚಯ। प्रत्येक पद का, प्रत्येक शब्द का परिचय देना, पद परिचय। और फिर ट्रांसलेशन, अनुवाद, यहाँ 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, तो 2 यहाँ हिंदी टू कन्नड़ और इंग्लिश, हिंदी से कन्नड़ में अथवा अंग्रेजी में, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में यहाँ पर्याय है, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು। ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ, ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 पैराग्राफ्ಗಳಿರ್ತವೆ, जहाँ छोटे-छोटे पैराग्राफ दिए जाएंगे और इन पैराग्राफ्स का अनुवाद अथवा ट्रांसलेशन आपको करना है। तो इस तरह कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। जो देर से ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए फिर से एक सूचना, तो इस बार आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार है, 4 यूनिट्स में विभाजित किया गया है। पहले यूनिट में बिन दीवारों के घर नामक का श्रीमती मन्नो भंडारी द्वारा लिखा गया नाटक है। फिर दूसरे यूनिट में लघु कथाओं का एक छोटा सा संग्रह है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अभी आपको इसे भेज दिया है, उसका स्कैन कॉपी आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अभी हाल में पुस्तक आपको मिल नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन है। लघु कथा संग्रह, लघु कथाएं, उसमें 5 लेखक हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां रखी गई हैं सिर्फ उन्हीं कहानियों का स्कैन कॉपी भेजा गया है, पुस्तक में कुछ ज्यादा कहानियां हैं तो वो सब नहीं है। जो कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं सिर्फ उन्हीं कहानियों को स्कैन करके पीडीएफ बनाकर आपको भेजा है। तो 5 लेखक हैं, लगभग उनके 2 या 3 कहानियां इसमें संकलित हैं। फिर तीसरा यूनिट है प्रयोजनमूलक हिंदी, और उसकी परिभाषा, स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा आदि। फिर चौथे यूनिट में व्यावहारिक व्याकरण, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, अपठित पद्यांश, पद परिचय, और फिर अनुवाद, कन्नड़ से अथवा अंग्रेजी से हिंदी में, अथवा हिंदी से कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में। और फिर प्रश्न पत्र का पैटर्न अथवा स्वरूप क्या होता है, तो ये इसके नीचे दिया गया है, डिवीजन ऑफ मार्क्स, तो इसे आप देख लें। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही मैंने भेज दिया है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, तो फिर से एक बार लॉकडाउन हुआ है, कोविड का ये नया दूसरा संक्रमण जो शुरू हो गया है, इस कारण से हम सभी मजबूर हो गए, हम कुछ कर नहीं पाते हैं इस समय। और ऐसा लगता है कि इस बार परीक्षाएं अथवा क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, ऐसी सूचना मिली है यूजीसी से भी और विश्वविद्यालय से भी। मैंने इस संबंधी सूचना आपको भेज दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसा लगता है कि तो ये रिस्ट्रिक्शंस चलते रहेंगे इसी तरह, और ऑनलाइन क्लास करने के लिए हम भी तो मजबूर हैं, तो आप भी तो मजबूर हैं। और ये जूम क्लास जो चल रहा है, लाइव क्लास जो चल रहा है, तो आपका टाइम टेबल भी मैंने भेज दिया है। इसे देख लीजिए, हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस रखे गए,
आपके लिए 2 क्लासेस रखे गए हैं और उनमें से शायद एक क्लास मैं इस तरह लाइव आपको पढ़ा सकता हूँ और दूसरा क्लास संभव है कि रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूँ। ये दोनों संभव है, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकता, तो दोनों लाइव क्लास हो सकते हैं अथवा तो कभी-कभी रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं भेज सकता हूँ। और इसलिए इसके लिए आपको तैयार रहना है। सुरक्षित रहिए, सबसे विनती है, प्रार्थना है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಹುಶಃ 18ರಿಂದ 44 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಡಿ ಮನೆಯಿಂದ. ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ प्रयत्निस। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगले क्लास में हम कुछ पढ़ाएंगे। तो इस क्लास में आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना था और इसलिए तो ये लाइव क्लास लिया। संभव है कि अगले क्लास में कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूं अथवा सीधे इसी तरह लाइव क्लास ले लूं, संभव है। अभी तो पुस्तकें हमें नहीं मिली है, तो छोटी कहानियां हैं, लघु कथा संग्रह है, तो उसका तो कॉपी मिल चुका है, लेकिन अभी उपन्यास की कॉपी अभी मुझे भी नहीं मिली। लेकिन उपन्यास से संबंधित जो आलोचना अथवा विमर्श है और वो तो इंटरनेट पर उपलब्ध है। अलग-अलग तरह के आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और वहाँ इसके अलग-अलग लेखकों द्वारा लिखे गए ब्लॉग राइटिंग्स आपको मिलेंगे। उसका विमर्श आपको मिल जाएगा। और फिर मैंने जो कॉपी उपन्यास से संबंधित जो कॉपी भेज दी थी, तो वो पढ़ने योग्य नहीं है। वो स्कैन्ड कॉपी ज़रूर है, लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है, तो इसलिए नाटक का जो नाटक भेजा गया है, नाटक की कॉपी मैंने भेजी है, वो पढ़ने योग्य नहीं है। मुझे भी तो यही लगता है, फिर भी तो इंटरनेट पर तो उपलब्ध नहीं है। जो भी उपलब्ध है मैंने उसे भेज दिया है। लेकिन नाटक से संबंधित आलोचना आपको मिलती है। यूट्यूब में इस संबंध में वार्तालाप, चर्चाएँ अथवा कुछ अन्य लेखकों द्वारा इस संबंध में जो चर्चा की गई है, उसका वार्तालाप अथवा उपन्यास आपको मिलता है। ಆ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ। ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು। बिन दीवारों के घर पर अलग-अलग अध्यापकों ने तो इसी तरह का पाठ यूट्यूब पर डाला है और उसको भी आप देख सकते हैं। और इस संबंध में अलग-अलग लेख भी मिलते हैं आपको, इन सब का अध्ययन आप करते हैं। मुझे जहाँ भी जो भी अच्छा मिले तो मैं आपको भेज दूँगा, संप्रेषित कर दूँगा। तो मैं खुद जो पढ़ाऊँगा तो अलग है, लेकिन इंटरनेट पर, अंतर्जाल पर जो सामग्री मिलेगी मुझे और जो अच्छी लगेगी, मैं ज़रूर भेज दूँगा। जो अच्छी नहीं है तो मैं नहीं भेजूँगा, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेखकों की, अलग-अलग लोगों की सोच अलग रहती है, उनकी विचारधारा अलग रहती है, उनको प्रेज़ेंटेशन अलग रहता है और उसमें कभी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो ये सब संभव है, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत सामग्री भी हमें मिलती है, लोगों की सोच का परिचय होता है और उनमें से हमें चुनना पड़ता है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। और इसलिए हमें को ये चुनना होता है। जहाँ तक हो सके मुझे जो ठीक लगे, अच्छा लगे तो मैं आपको संप्रेषित कर दूँगा, उसका लिंक भेज दूँगा आपको। यूट्यूब पर जो मिलेगा तो उसकी भी तो लिंक मैं भेज दूँगा। तो लेख अथवा निबंध इस संबंध में चर्चाएँ जो पहले ही हो चुकी हैं, तो उस संबंध में कुछ मिल जाए तो सामग्री, कंटेंट तो मैं ज़रूर भेज दूँगा आपको।
तो कुछ कहना है आपको, मुझसे पूछना है? मेरी आवाज आ रही है ना? चैट बॉक्स में आप लिखे। हाँ, एक और तथ्य, सभी चैट बॉक्स में अपनी हाजिरी दे, अटेंडेंस दे, सभी लिखिए प्रेजेंट। ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈವ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಸುಮಾರಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅದು अटेंडेंस ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अपना अटेंडेंस डालिए चैट बॉक्स में सभी प्रेजेंट। बीस विद्यार्थी हैं अभी कक्षा में, क्लास में। जो अटेंडेंस डालेंगे चैट बॉक्स में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो नहीं डालेगा तो वो नहीं रहेगा। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको कुछ पूछना है तो इस संबंध में पूछ सकते हैं। तो क्लास तो इसी तरह चलेगा, शायद ऑनलाइन क्लास ही इस बार चलेगा। तो हम भी तो मजबूर हैं, आप भी तो मजबूर हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये कोरोना शीघ्र निकल जाए, हम सभी इससे मुक्त हो जाएं, तो फिर से मिलने का अवसर हमें मिल जाए सीधे कक्षा में, क्लास में। क्योंकि वहाँ जिस ढंग से पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाता है, तो वो ऑनलाइन कक्षा में संभव नहीं है। और ये क्लास भी जूम ऐप में जो चल रहा है और इसकी अवधि सीमित है, 45 ಮಿನಿಟ್, 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆನ್ಸಿ ನಿಶಲ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಪುನಃ, ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಹೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ತರಗತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ अपलोड ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अभी तक सिलेबस के बारे में हमने विचार किया। इस बार आपके पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है। जो लेट आए हैं, देर से आए हैं, तो उनको शायद मालूम नहीं हुआ, लेकिन गूगल में मैं यूट्यूब में ये डाल दूंगा, और जो लेट्स आए हैं, देर से आए हैं, तो वो वहाँ देख ले। तो इसकी लिंक मैं भेज दूंगा, लेकिन अटेंडेंस तो डाल दीजिए।